Learn English literature. अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश लिटरेचर। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है ऑन नेशनल कॉन्शियसनेस बाय फ्रांत्स फैनन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और पोस्ट क्रिमिनल स्टडीज से रिलेटेड बाकी तमाम वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके पोस्ट क्रिमिनल स्टडीज से रिलेटेड सारी की सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज नेशनल कॉन्शियसनेस। टॉपिक हमारा हमने आपको बताया टॉपिक कौन सा है, ऑन नेशनल कॉन्शियसनेस ये टॉपिक है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जब भी हम ऑन नेशनल कॉन्शियसनेस पे बात करते हैं तो हर किसी के माइंड में पहला क्वेश्चन आता है कि भाई नेशनल कॉन्शियसनेस ये क्या चीज है। जब इसकी समझ आ जाएगी फिर आप फर्दर इसको समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये ब्लू कलर में इसकी डेफिनेशन में पहले हम इस चीज को डिस्कस करते हैं। नेशनल कॉन्शियसनेस इज द कलेक्टिव अवेयरनेस एंड सेंस ऑफ आइडेंटिटी shared by the people of a nation encompassing common history, culture, values and aspirations। फिर से गौर कीजिएगा, नेशनल कॉन्शियसनेस क्या है? ये एक कलेक्टिव अवेयरनेस है। यहाँ पे नेशनल का वर्ड यूज हुआ है, तो हमेशा इस चीज को आपने माइंड में रखना है कि यहाँ पे किसी सिंगल पर्सन या किसी इंडिविजुअल के कॉन्शियसनेस की बात नहीं हो रही। यहाँ पे नेशनल कॉन्शियसनेस की बात हो रही है। नेशनल मतलब कि एक ही कंट्री में रहने वाली जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, पूरी एक नेशन की कॉन्शियसनेस की बात हो रही है। उन सब लोगों की कलेक्टिव अवेयरनेस की बात हो रही है। जिस तरह हमारे यहाँ हम अल्लामा इकबाल के बारे में पढ़ते हैं ना कि अल्लामा इकबाल की पोइट्री, उनकी शायरी ने सोई हुई कौम को बेदार कर दिया। सेम इसी तरह नेशनल कॉन्शियसनेस क्या है? ये कलेक्टिव अवेयरनेस है, लोगों के अंदर आगाही पैदा करना है, ज्यादा लोगों के अंदर, ठीक है। और किस चीज की आगाही पैदा करना है? सेंस ऑफ आइडेंटिटी। जो कॉलोनाइज्ड लोग हैं ना, उनके अंदर ये अवेयरनेस लेके आनी, ये सेंस लेके आनी है, उनको रियलाइजेशन करवानी है कि भाई ठीक है, आप लोग कॉलोनाइज्ड हुए, आप लोगों को एक्सप्लॉइट किया गया, सप्रेस किया गया, ऑपरेशन हुआ, सब कुछ हुआ, जुल्म और ज्यादती जो भी व्हाटएवर, ठीक है। लेकिन अब जो कुछ भी हो गया उसको छोड़ो और अब दोबारा से उठो, जागो, अपने हक के लिए आवाज उठाओ, अपनी आइडेंटिटी को दोबारा से रिस्टोर करो। जो आपकी आइडेंटिटी यानी कॉलोनाइज्ड लोगों की आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाती है ना, जब कॉलोनाइजर्स आते हैं तो उनके आने से आपकी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो उस चीज को दोबारा से आप लोग जो है रिस्टोर करो, रिवाइव करो अपनी आइडेंटिटी को। ये चीज है, ये अवेयरनेस है, ठीक है। shared by the people of a nation encompassing common history, culture, values and aspirations, ठीक है। अब जो एक कौम, एक नेशन की अपनी एक हिस्ट्री होती है, कल्चर, वैल्यूज यानी आइडेंटिटी के अलावा इन सब चीजों को भी आपने जो है दोबारा से ठीक करना है, इस चीज की अवेयरनेस है। तो होपफुली आपको डेफिनेशन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। फ्रांत्स फैनन्स essay on national consciousness is a key chapter in his seminal work The Wretched of the Earth 1961। अब फ्रांत्स फैनन का ये वर्क है, ये बुक है द रेचेड ऑफ द अर्थ, जो कि 1961 में लिखी गई है, पब्लिश हुई। उसके अंदर एक चैप्टर, एक ऐसे है जिसका नाम है ऑन नेशनल कॉन्शियसनेस, ठीक है। ये एक छोटा सा चैप्टर है इस बुक के अंदर। फैनन अ मार्टिनिकन साइकियाट्रिस्ट, फिलोसोफर and revolutionary addresses the psychological and cultural impacts of colonization and the struggle for decolonization। अब फैनन कौन है जी? ये साइकियाट्रिस्ट भी हैं, फिलोसोफर भी हैं और रेवोल्यूशनिस्ट भी हैं। और ये अपने वर्क के अंदर ज्यादातर जो इन्होंने अपनी बुक्स लिखी हैं उसके अंदर ये जो कॉलोनियलिज्म के जो कल्चरल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स है ना, उनको हाईलाइट करते हैं, उनको एड्रेस करते हैं अपने वर्क के अंदर। और क्या करते हैं? ये स्ट्रगल फॉर डिकोलोनाइजेशन। डिकोलोनाइजेशन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये इंडिपेंडेंस मूवमेंट होती है। डिकोलोनाइजेशन का एक प्रोसेस होता है, एक एक्ट होता है, उसके अंदर इंडिपेंडेंस मूवमेंट की बात की जाती है। डिकोलोनाइजेशन के लिए जो इनकी स्ट्रगल थी वो इनके वर्क के अंदर हमें नजर आती है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। दिस चैप्टर फोकसेस ऑन द
डेवलपमेंट ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस ड्यूरिंग एंड आफ्टर द फाइट फॉर इंडिपेंडेंस। अब ये जो चैप्टर है ना, कौन सा चैप्टर, ये ऑन नेशनल कॉन्शियसनेस, ठीक है, ये वाला चैप्टर जो है ये किस चीज पर फोकस करवाता है, ऑन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस। लोगों के अंदर नेशनल कॉन्शियसनेस डिवेल्प करनी है ड्यूरिंग एंड आफ्टर द फाइट फॉर इंडिपेंडेंस। यानी अब ड्यूरिंग बात करें तो इस टाइम पीरियड के अंदर हम अगर देखेंगे तो बहुत से कंट्रीज हैं जो अभी भी फाइट में है, अपनी अपनी हक के लिए जो लड़ रहे हैं। जिस तरह अगर हम यहाँ पे एग्जांपल कोट करें तो एक कश्मीर है, फिर दूसरा पैलेस्टीन है। दोनों कंट्रीज क्या है, अपने अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। वहां पर अभी तक भी ये चीज जो है, लोग इंडिपेंडेंस के लिए फाइट कर रहे हैं ना। तो ये नेशनल कॉन्शियसनेस की डेवलपमेंट आजादी के दौरान जो है वो भी उस चीज पे भी फोकस करवाता है, ये जो ऐसे है। दूसरा फाइट के बाद भी, यानी कि अब हम सब कॉन्टिनेंट के रहने वाले लोग थे, इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन हुई, इंडिपेंडेंस हो गई। अब इंडिपेंडेंस हो जाने के बाद भी कॉलोनियलिज्म के बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स हैं, इम्पैक्ट्स अभी तक भी हम उन चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। वो कॉम्प्लेक्सिटीज जो हैं कॉलोनियलिज्म की, वो अभी तक हम आज तक जो है उन चीजों को फेस कर रहे हैं। तो ये जो चैप्टर है ना, ये डेवलपमेंट ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस पर फोकस करता है ड्यूरिंग एंड आफ्टर द फाइट फॉर इंडिपेंडेंस। हम लोग अभी तक भी अपनी इंडिपेंडेंस के लिए फाइट कर रहे हैं और नेशनल कॉन्शियसनेस के कॉन्सेप्ट को अभी तक डेवलप कर रहे हैं। ये कलेक्टिव अवेयरनेस आज तक अभी भी हम दोबारा से इसके अंदर ना सीख रहे हैं और ये अवेयरनेस लोगों के अंदर पैदा कर रहे हैं। ये ऑन गोइंग प्रोसेस है नेशनल कॉन्शियसनेस का, राइट। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। फ्रेंड्स फैनों ने इस एसे के अंदर, इस चैप्टर के अंदर और नेशनल कॉन्शियसनेस के अंदर जो बड़े बड़े की पॉइंट्स हैं जिनको हाईलाइट किया है, वो है फर्स्ट वन है इमर्जेंस ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस, कि किसी के अंदर नेशनल कॉन्शियसनेस किस तरह से इमर्ज होती है या किस तरह से ये कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। फिर है रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, पोस्ट इंडिपेंडेंस चैलेंजेस, कल्चरल रिनाइसेंस, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, पीपल सेंटर्ड लीडरशिप। तो अब हम वन बाय वन करके यहाँ एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है इमर्जेंस ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस। इन पॉइंट्स को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज कंफर्म करना चाहती हूँ कि हमने हर पॉइंट के बाद एक एग्जांपल कोट की है और डिफरेंट कंट्रीज की, ऐसे कंट्रीज जो किसी जमाने में कॉलोनी रहे हैं, ठीक है, उनकी हमने एग्जांपल्स कोट की हैं आपकी हेल्प के लिए। जब आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज यूनिवर्सिटी का पेपर है तो इतना सिंपल आपको एज इट इज क्वेश्चन तो नहीं आएगा, राइट अ नोट ऑन नेशनल कॉन्शियसनेस बाय फ्रेंड्स पैनल। हरगिज़ ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं आएगा, क्वेश्चन आपको मोल्ड होके आएगा। एग्जांपल्स हमने इसलिए कोट किए हैं कि ये एग्जांपल्स आपको पेपर में हेल्प कर सकती हैं आपके क्वेश्चन को जस्टिफाई करने के लिए कि आपने अपना क्वेश्चन किन किन तरीकों से सोल्व करना है। तो ये इस तरह से हमने जर्नली ये एग्जांपल्स कोट किए हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इमर्जेंस ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस। तो इसके अंदर दो पॉइंट है। फर्स्ट वन है यूनिटी अगेंस्ट ऑप्रेशन। नेशनल कॉन्शियसनेस इनिशियली emerges as a unifying force against the colonial oppressor। अब ये नेशनल कॉन्शियसनेस की इमर्जेंस कैसे हुई है? यूनिफाइंग फोर्स अगेंस्ट द colonial oppressor, यानी कि सोसाइटी के अंदर जब कॉलोनाइजर्स लोग रह रहे हैं तो कॉलोनियल ऑप्रेसर है, वहां पे लोगों पे जुल्म ज्यादती हो रही है, अनइक्वालिटी है, इनजस्टिस हो रहा है, सब कुछ है। अब उसके अगेंस्ट कोई एक बंदा, एक पर्सन सोसाइटी में उठ के अगर आवाज ऊंची करे या इस चीज के अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करे तो इट इज इम्पॉसिबल। उस पर्सन को कोई वैल्यू नहीं दी जाएगी, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी, उसकी आवाज में या उसकी जो रेसिस्टेंट उसने प्रोड्यूस किया उसके अंदर कोई पावर नहीं होगी, तो कोई उसकी बात नहीं मानेगा। तो वो क्या कहते हैं नेशनल कॉन्शियसनेस के अंदर, वो कहते हैं कि जो कॉलोनियल ऑप्रेसर है ना, इसके अगेंस्ट आप लोगों को एक यूनिफाइंग फोर्स बनानी है, यानी कि डिफरेंट ग्रुप्स के लोगों को इकट्ठा होना है, आपको खुद की एक बहुत बड़ी फोर्स बनानी है, ठीक है। इट इज अ कलेक्टिव अवेयरनेस। फिर वही बात कि ये एक कलेक्टिव अवेयरनेस है, सब लोगों के अंदर बेदारी पैदा करनी है। दैट ब्रिंग्स टुगेदर वेरियस एथनिक,
cultural and social groups within a colonized society to fight for independence. ठीक है, यानी कि जो वेरियस ग्रुप्स है ना, वो एथनिक, कल्चरल, सोशल ग्रुप्स, जिस तरह अगर आज के जमाने में देखें तो हमारे यहाँ जो पॉलिटिशियंस हैं, हर किसी की अपनी अपनी पार्टीज हैं। इसी तरह सोसाइटी के अंदर कुछ ग्रुप्स होते हैं, रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं, कल्चरल ग्रुप्स होते हैं, सोशल ग्रुप्स होते हैं। सब ग्रुप्स की वो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हर ग्रुप के लोगों के अंदर हमने कलेक्टिव अवेयरनेस पैदा करनी है। ऐसे लोग जो कॉलोनाइज्ड एरिया के रहने वाले हैं, जो आजादी के लिए लड़ने वाले हैं, जो पुरजोश लोग हैं, ठीक है, उनके अंदर कलेक्टिव अवेयरनेस पैदा करनी है, एक अपनी यूनिफाइंग फोर्स इकट्ठा करनी है, हमने वो बनानी है। ठीक है, एक तो ये पॉइंट है। दूसरा है सुपरफिशियल यूनिटी। दिस यूनिटी इज ऑफन बेस्ड ऑन द इमीडिएट गोल ऑफ लिबरेशन rather than a deep seated cohesive national identity। ठीक है, इस पॉइंट के अंदर वो कह रहे हैं कि as soon as possible, यानी कि इमीडिएट गोल ऑफ लिबरेशन की आपने हर वो स्टेप लेना है जो आजादी की तरफ हो। ठीक है, सतही तौर पे सुपरफिशियल यूनिटी का मतलब पता है कि सतही तौर पे आप लोगों ने आजादी की तरफ जाना है। इसके अंदर जिस तरह कह रहे हैं कोहेसिव नेशनल आइडेंटिटी रादर देन अ डीप सीटेड कोहेसिव नेशनल आइडेंटिटी, यानी कि आपने अपनी नेशनल आइडेंटिटी, अपनी वैल्यूज, कल्चर्स की हर चीज को बहाल तो करना है, उन चीजों को भी तो ठीक करना है, लेकिन ये सारी चीजें जो है ये टाइम टेकिंग चीजें हैं। ये इतनी जल्दी जो आइडेंटिटी आपकी दोबारा से रिस्टोर नहीं हो सकती। लेकिन सबसे पहला जो आपका मेन गोल जो है ना, जो इमीडिएट गोल आपका है, वो आपका लिबरेशन की तरफ होना चाहिए। ठीक है, तो ये इन दो पॉइंट्स के अंदर ये चीजें डिस्कस हुई हैं कि पहले तो आपने अपनी एक फोर्स बनानी है, यूनिफाइंग फोर्स बनानी है अगेंस्ट कॉलोनियल ऑप्रेसर। दूसरा, आपने अपनी बाकी सारी चीजों को तो दोबारा से रिवाइव करना है, अपने कल्चर को, हर चीजों को लेके आना है, लेकिन आपका मेन गोल जो इमीडिएट जो आपने करना है ना, फिल एंड फौरी जो काम आपने करना है, वो आपने अपनी आजादी की तरफ जो है फोकस करना है। इसकी एग्जांपल यहाँ हमने अल्जीरिया की पुट की है, डिस्कस करते हैं इसको। ड्यूरिंग द अल्जीरियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1954 to 1962 against French colonial rule, diverse groups within Algerian society united to fight for a common cause। अब देखिए, एक सोसाइटी के अंदर क्या बात हो रही है, डाइवर्स ग्रुप्स। सब ग्रुप्स की आपस में कुछ ऐसे सोसाइटी में ग्रुप्स होते हैं जिनकी आपस में नहीं भी बनती, लेकिन जब आपकी कंट्री पे सवाल आ जाए, जब आपकी कंट्री के ऊपर लोगों को सप्रेस कर दिया जाए किसी एक पावरफुल फोर्स या आउटर फोर्स के जरिए, तो फिर जितने भी डाइवर्स ग्रुप्स है ना, उन सबको मुत्तहिद होना उन सबका बहुत जरूरी है। तो ये अल्जीरिया के अंदर हमें एग्जांपल मिलती है कि वहां के जितने भी डाइवर्स ग्रुप्स थे वो सब यूनाइटेड हो गए थे, इकट्ठा हो गए थे। This collective struggle fostered a sense of national consciousness among Algerians, transcending ethnic and regional differences। तो ये इस चीज की एग्जांपल हमें अल्जीरिया में देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। अब जो फ्रेंड्स पैनल है ना, ये अपने इस एसे और नेशनल कॉन्शियसनेस के अंदर इंटेलेक्चुअल्स की बात करते हैं। मैं आपको थोड़ा बता दूं कि हम इंटेलेक्चुअल्स किन लोगों को कहते हैं। हमारी सोसाइटी में जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो स्कॉलर्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स या सोसाइटी के जिस तरह पॉलिटिशियंस होते हैं ना, इस तरह बड़े बड़े जो फिगर्स हैं, वो सारे मिल मिला के उनको हम कहते हैं जी ये हमारी सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं। राइटर्स, ऑथर्स या बड़े बड़े जो स्पीकर्स होते हैं, स्पीच देने वाले सोसाइटी में। ठीक है, तो इसके अंदर भी दो पॉइंट हैं। फर्स्ट वन है आर्टिकुलेशन ऑफ ग्रीवेंसेस। आर्टिकुलेशन का मीनिंग होता है बातचीत करना, गुफ्तगू करना, या कोई भी आइडिया है उसको आप रिटन फॉर्म में या वर्बली अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस करते हो, ये होता है आर्टिकुलेशन ऑफ ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस क्या होता है कि कोई भी इनजस्टिस पे बात करना, नाइंसाफी, जुल्म, ज्यादती, दुख वगैरह जो भी होते हैं, उनको हम ये इंग्लिश में ग्रीवेंसेस कहते हैं। अब ये जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, यानी कि जो ऑथर्स, राइटर्स, टीचर्स, स्पीकर्स, सोसाइटी में बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, अब वो किस तरह अपने वर्क के अंदर जो है ये ग्रीवेंसेस को आर्टिकुलेट करते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं इसको। Intellectuals and the educated elite
play a crucial role in articulating the aspirations and grievances of the colonized people, thus fostering national consciousness. ठीक हो गया। अब इस पॉइंट के अंदर वो कह रहे हैं जितने भी जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स या ये एजुकेटेड एलीट है ना, वो बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। जिस तरह वो कॉलोनाइज्ड पीपल उनकी स्टोरीज को, उनके रोजमर्रा जिंदगियों को हाईलाइट करते हैं अपने काम के अंदर, और उन लोगों की एस्पिरेशंस और ग्रीवेंसेस के बारे में आर्टिकुलेट करते हैं। इस तरह हम लोगों के अंदर अवेयरनेस लेके आते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ये चीज थी कि वो अपने राइटर्स अपने वर्क के अंदर जो है ना, ये जो कॉलोनाइज्ड पीपल है इनके एस्पिरेशंस और ग्रीवेंसेस को आर्टिकुलेट करते थे, और इस तरह नेशनल कॉन्शियसनेस के कॉन्सेप्ट को उन्होंने फोस्टर किया। ठीक है, नेक्स्ट इसका एक पॉइंट है रिस्क ऑफ डिस्कनेक्टेड। अच्छा, फैनन को ना एक चीज का थोड़ा खतरा भी है। वो वार्न करते हैं, फैनन warns that these intellectuals can become disconnected from the masses if they fail to remain engaged with the everyday realities and struggles of the people. मैसेज कहते हैं हमारी अवाम, हमारी पब्लिक जो होती है। ठीक है, अब फैनन अपने इस बुक चैप्टर के अंदर ये भी चीज डिस्कस करते हैं कि राइटर्स ठीक हैं, ये काम करते हैं, इंटेलेक्चुअल्स बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन अगर राइटर्स ने हमारे जो मैसेज हैं, इनके जो एवरीडे रियलिटीज हैं या जो इनकी स्ट्रगल है, इन रियलिटीज के ऊपर इन्होंने ना लिखा या इनके ऊपर बातचीत ना की, इनको आर्टिकुलेट ना किया, इन लोगों की जो रियलिटी है, यानी कि जो कॉलोनाइज्ड लोग थे ना, उनके ऊपर पता कितने इनजस्टिस लोगों के साथ हो रहे हैं, लोग एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर इन्होंने लोगों के बारे में या उनकी रियलिटीज को आर्टिकुलेट करना बंद कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे फ्रॉम द मैसेज, यानी कि अपनी आवाम से अलहदा हो जाएंगे, उनमें काउंट नहीं किए जाएंगे। लोग इनको पसंद नहीं करेंगे, लोग इनको नहीं पढ़ेंगे, इनके वर्क को नहीं पढ़ेंगे, ना इनको सुनेंगे। तो ये रिस्क जो है वो डिस्कस करते हैं अपने इस वर्क के अंदर। इसकी एग्जांपल यहाँ तक कोट की गई है इंडिया की। लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड रविंद्रनाथ Tagore used their writings and speeches to articulate the vision of an independent India. They emphasized the importance of unity, self-reliance, and cultural revival, helping to shape a shared national identity. अब ये जिस तरह मैंने आपको कहा कि पढ़े लिखे लोग या बड़े बड़े सोसाइटी के जो लीडर्स होते हैं, ये सारे इंटेलेक्चुअल्स के अंदर इनको काउंट किया जाता है। तो इन लोगों ने क्या किया है, लोगों को विजन दिया है इंडिपेंडेंट इंडिया का। ठीक है, लोगों के अंदर अवेयरनेस लेके आए हैं। किसके जरिए, स्पीचेस, अपनी स्पीचेस करके, अपनी राइटिंग्स के जरिए। ठीक है, लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड रविंद्रनाथ टैगोर यूज्ड देयर राइटिंग्स एंड स्पीचेस टू आर्टिकुलेट द विजन ऑफ एन इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, तो होपफुली ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है पोस्ट इंडिपेंडेंस चैलेंजेस। इसमें भी हम 2 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज ट्रांसफॉर्मेशन टू नेशनहुड। पढ़ते हैं इसको। आफ्टर अचीविंग इंडिपेंडेंस द न्यू नेशन must transform the anti-colonial struggle into a constructive national identity and consciousness। यानी कि जब आज़ादी हो जाती है ना, आज़ादी हो जाने के बाद न्यू नेशन। अब न्यू नेशन का यहाँ क्या मतलब है, यानी कि जिस तरह अगर मैं एग्जांपल दूं कि इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन हुई तो बहुत से इंडियन लोग पाकिस्तान में आए और पाकिस्तानी बहुत से जो लोग हैं वो इंडिया में गए। तो इस तरह जब माइग्रेशन होती है, नए लोग आते हैं तो नई नेशन बनती है। ठीक है, इंडिपेंडेंस हो जाने, आज़ादी हो जाने के बाद। तो यहाँ इस पॉइंट के अंदर ये चीज डिस्कस की जा रही है कि आपने अपने नेशनहुड को दोबारा से ट्रांसफॉर्म करना है, कंस्ट्रक्टिव नेशनल आइडेंटिटी एंड कॉन्शियसनेस, और अपने अंदर दोबारा से वही अवेयरनेस लेके आनी है और अपनी जो आपके पुराने वाली नेशनल आइडेंटिटी है ना, उसको दोबारा से कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करनी है। लोगों के अंदर ये अवेयरनेस लेके आनी है। ठीक है, हमने अभी तक जितने भी पॉइंट डिस्कस किए ना, आपने एक चीज याद रखनी है कि हम नेशनल कॉन्शियसनेस पढ़ रहे हैं, मतलब लोगों के अंदर कलेक्टिव अवेयरनेस लेके आनी है। हमने जितने भी पॉइंट डिस्कस किए, लाइक जिस तरह अगर ये पॉइंट है पोस्ट इंडिपेंडेंस चैलेंजेस, तो यहाँ पे भी कौन सी बात हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन टू नेशनहुड, यानी लोगों के अंदर अवेयरनेस लेके आनी है, कलेक्टिव अवेयरनेस लेके आनी है, ट्रांसफॉर्मेशन टू नेशनहुड। लोगों को बताना है कि भाई अपने नेशनहुड जो है ना, अब इसको ट्रांसफॉर्म करें, दोबारा से कंस्ट्रक्ट करें। ठीक है, साथ में दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं न्यू कॉलोनियलिज्म का।
There is a danger of new colonialism where the new national bourgeoisie elite might replicate the exploitative structures of the former colonial rulers, undermining the true national consciousness. अब न्यू कलोनियलिज्म क्या है, ये हमने पहले भी आपको एक वीडियो में पोस्ट कलोनियल स्टडीज का ये जो उसके अंदर की टर्म्स थी ना, हमने डिस्कस किया था न्यू कलोनियलिज्म के कॉन्सेप्ट को। न्यू कलोनियलिज्म ये होता है कि जिस तरह कलोनियलिज्म में कॉलोनाइजर लोग आते हैं ना, आपके ऊपर डायरेक्ट हुक्मरानी करते हैं। अब न्यू कलोनियलिज्म में ऐसा नहीं होता। अब ये जो हुक्मरानी करने वाले लोग हैं ना, जो बाहर से आते हैं, आउटर फोर्स जो होती हैं, दूसरे कंट्री के दूसरे एरिया के लोग होते हैं, अब वो वापस अपने कंट्री अपने एरिया में चले जाते हैं, लेकिन वहां बैठ के आपके कंट्री में जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनके थ्रू आपके ऊपर हुक्मरानी करते हैं, आपके ऊपर कर्जा इतना डाल देते हैं कि आप लोगों को राइट भी नहीं देते कि आप अपने बारे में कोई डिसीजन ले सकें, आपकी इकोनॉमी को कंट्रोल कर लेते हैं और आपके वहाँ अपने वो कंट्री में अपने घर में बैठ के आप लोगों को आपकी इकोनॉमी को आपके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं और कर्जे दे दे कि आप लोगों को इस तरीके से सप्रेस किए रखते हैं। ये न्यू कलोनियलिज्म का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इसके अंदर ऑन नेशनल कॉन्शियसनेस जो ऐसे है ना, फ्रेंच फैनन कहता है कि भाई जहाँ पे अगर हमने अपने नेशनहुड को दोबारा से ट्रांसफॉर्म तो करना है, ठीक है, ये अवेयरनेस इस चीज की दे रहे हैं, लेकिन साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हमें न्यू कलोनियलिज्म का भी तो खतरा है ना। वो क्या चीज है, वेयर द न्यू नेशनल बोर्जियोसी। अब बोर्जियोसी एलीट क्लास के जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, बड़े बड़े जो मर्चेंट्स और बिजनेस ओनर्स जो लोग होते हैं, उनको हम बोर्जियोसी लोग कहते हैं। एक तो अरिस्टोक्रेट लोग होते हैं ना, जो खानदानी विरासत से अमीर चले आ रहे होते हैं। एक बोर्जियोसी लोग होते हैं जो बिजनेस ओनर्स, जो न्यू बिजनेस आइडियाज लेके आते हैं, या मर्चेंट्स लोग जो होते हैं, वो उनको बोर्जियोसी कहते हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं कि might replicate the exploitative structures of the former colonial ruler। ये जो colonizers हैं, अब ये जो colonizers हैं, ये लोग तो चले गए, लेकिन वो कहते हैं कि हो सकता है कि ये जो हमारी सोसाइटी के अंदर हमारे ही कंट्री के रहने वाले जो लोग हैं, जो बोर्जियोसी एलीट क्लास बिजनेस ओनर्स और ये जो मर्चेंट्स लोग हैं, हो सकता है कि ये ही हमारे स्ट्रक्चर को एक्सप्लॉइट करते रहे, हो सकता है कि ये उनकी जगह ले लें। इस चीज का भी खतरा है। नेक्स्ट में कहें अंडरमाइनिंग ट्रू नेशनल कॉन्शियसनेस। हो सकता है कि यही हमारी जो असल वाली जो नेशनल कॉन्शियसनेस है इसको डिस्ट्रॉय कर दें। न्यू कलोनियलिज्म इतनी ये एक डेंजरस चीज है कि हमारे अपनी ही कंट्री के लोग हमारे ऊपर हुक्मरानी करते हैं, हमें एक्सप्लॉइट करते हैं। किसके ऑर्डर पर? बाहर बैठे जो कॉलोनाइजर्स हैं उनके ऑर्डर्स के ऊपर, ठीक है। तो ये पोस्ट इंडिपेंडेंस चैलेंजेस हैं। उसके अंदर 2 पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए, जो फ्रेंच फैनन अपने ऐसे नेशनल कॉन्शियसनेस के अंदर डिस्कस करते हैं। इसके एग्जांपल हमने जर्नली कोट की है। गाना कंट्री है, गाना द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू गेन इंडिपेंडेंस इन 1957 फेस्ड सिग्निफिकेंट चैलेंजेस इन नेशन बिल्डिंग। कितना डिफिकल्ट प्रोसेस है। यू कैन इमेजिन कि जब इंडिपेंडेंस हो जाने के बाद दोबारा से हर चीज को बिल्ड करना, अपनी नेशनल आइडेंटिटी को बिल्ड करना, बहुत बहुत ज्यादा चैलेंजेबल ये चीज होती है, ठीक है। क्वामी नक्रुमा, आई डोंट नो मैं इसको राइट प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट वर्क टू प्रमोट पैन अफ्रीकनिज्म एंड इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी। However, internal divisions and economic difficulties highlighted the complexities of forging a cohesive national identity post independence, ठीक है। तो ये फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री है जहाँ पे उन्होंने पोस्ट इंडिपेंडेंस चैलेंजेस की एग्जांपल यहाँ कोट की है। आप लोग इसको देख लीजिएगा। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये एग्जांपल्स इसलिए कोट किए हैं कि आपको आपका पेपर जो है, जो क्वेश्चन है, उसको जस्टिफाई करने में, सॉल्व करने में ये एग्जांपल्स आपको हेल्प कर सकती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कल्चरल रिनेसेंस। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो एग्जांपल्स है ना, ये मैंने वैसे जर्नली कोड की है, लेकिन आप लोग जिस तरह हम लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, तो हम बहुत से नॉवेल्स या ड्रामास पढ़ते हैं पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज के ऊपर, तो आप उन के रेफरेंसेस को भी लेकर एग्जांपल कोड कर सकते हैं इन पॉइंट्स के अंदर, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हमने पॉइंट स्टार्ट किया था कल्चरल रिनेसेंस। अब कल्चरल रिनेसेंस क्या है, पढ़ते हैं इसको। नेशनल कॉन्शियसनेस रिक्वायर्स अ कल्चरल रिनेसेंस।
नेशनल कॉन्शियस क्या चीज है? कलेक्टिव अवेयरनेस है, ठीक है। अब ये क्या रिक्वायर्स करता है? अ कल्चरल रिनाइसेंस, यानी कि कल्चर की दोबारा से रीबर्थ होनी चाहिए। That reclaims and revitalizes indigenous cultures and traditions suppressed during colonization, यानी कि colonization के प्रोसेस में जो भी एक कंट्री के या colonized कंट्री के कल्चर या ट्रेडिशंस हैं वो जो सप्रेस हो चुकी है ना, उसको दोबारा से रिक्लेम रिविटलाइज करना है, ठीक है। This cultural renewal is essential for building a sense of pride and identity among the people. इसकी एग्जांपल यहाँ कोट की गई है साउथ अफ्रीका की। Post apartheid South Africa has focused on reclaiming and celebrating its diverse cultural heritage. Efforts to promote indigenous languages, music and art alongside the integration of African traditions into the national narrative have been central to building a unified national identity. ठीक है, तो क्या एक जो इंडिजीनियस लैंग्वेज है, म्यूजिक, आर्ट, कल्चर, यानी हर चीज जो ट्रेडिशन वैल्यूज एक कंट्री की होती है ना, उस चीज को दोबारा से, ये सारी चीजें कल्चर के अंदर ही आ जाती है ना, तो इस चीजों को आपने दोबारा से रिस्टोर करना है, रिवाइव करना है, ठीक करना है। अपनी जो इंडिजीनियस यानी जो नेटिव लोगों की पहले कॉलोनाइजर्स के आने से पहले का जो कल्चर था, उस चीज को दोबारा से लेके आना है। तो ये उसी की बात हो रही है। तो इसमें मैंने अभी वो आपको बताया, नाइजीरियन राइटर जो है चिनुआ एचबी, थिंग्स फॉर इम्पोर्टेंट के नावल है, उसके अंदर जो मेन कैरेक्टर कॉन्को है, वो भी तो अपनी आइडेंटिटी और अपने सोसाइटी में जो भी उनका कल्चर, म्यूजिक, लैंग्वेज होता है, कॉलोनाइजर्स के आने से चेंज हो जाता है, तो फिर वो अपनी आइडेंटिटी के लिए अपने आवाज उठाते हैं, लड़ाई करते हैं कॉलोनाइजर से, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी कुछ चलती नहीं है, क्योंकि वो अपनी सोसाइटी में अकेला पर्सन होता है जो इसके अगेंस्ट आवाज उठाता है कॉन्को, क्योंकि बाकी सब लोग तो पिक जाते हैं, वो पीछे हट जाते हैं, वो डरते हैं कॉलोनाइजर्स के, जो भी वो सप्रेस करते हैं, आप लोगों पे जुल्म ज्यादती करते हैं, तो बाकी सब लोग खामोश हो जाते हैं। बट कॉन्को जो मेन कैरेक्टर होता है ना, वो इन चीजों को नहीं बर्दाश्त करता। वो कहते हैं नहीं भाई, मैं अपने कंट्री, यहाँ के लोगों, यहाँ के कल्चर के साथ कुछ भी होने नहीं दूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वो अकेला पर्सन होता है, तो एट द एंड वो खुदकुशी कर लेता है। तो ये हमें इसकी एग्जांपल कल्चरल रिनाइसेंस की एग्जांपल मिलती है। आप किसी नॉवल से भी इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, या ये वाली एग्जांपल भी कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फैनन अपने ऐसे के अंदर इसको एक्सप्लेन करते हैं, और ये क्या पॉइंट है जी? कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज, ट्रू नेशनल कॉन्शियसनेस रिक्वायर्स इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। Fanon emphasizes the need for the nation to control its own resources and economy to break free from the legacy of economic exploitation and dependency established during colonial rule. तो फैनन इसके अंदर क्या चीज एम्फसाइज कर रहे हैं जी? कि इकोनॉमी, आपकी किसी भी कंट्री की इकोनॉमी है ना, खास तौर पे यहाँ पे कॉलोनाइज्ड लोगों को कहा जा रहा है कि भाई अवेयरनेस दी जा रही है ना, नेशनल कॉन्शियसनेस का हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो कलेक्टिव अवेयरनेस है, तो लोगों के अंदर यही अवेयरनेस इस ऐसे के थ्रू उन्होंने दी है कि भाई अपने जितने भी आपके एहसास हैं, आपकी इकोनॉमी, आपके रिसोर्सेज हैं, उनको अपने हाथ में रखें, अपने कंट्रोल में रखें, ठीक है। तो इसके अंदर एग्जाम्पल कोट किया है, यहाँ तंजानिया कंट्री है। Under the leadership of Julius Nyerere, Tanzania pursued a policy of Ujamaa familyhood. Socialism aimed to achieving economic self-reliance. Nyerere emphasizes the importance of rural development and collective agriculture to break away from the legacy of economic exploitation under colonial rule. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल थी। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, पीपल सेंटर्ड लीडरशिप, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ डिस्कस किया गया है, ठीक है। कनेक्टेड विद द मैसेज, मैसेज कहते हैं हम जो अवाम लोग होते हैं, ठीक है। अब जो लीडर्स है ना किसी भी कंट्री के, इनका अपने पब्लिक, अपनी अवाम के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा बॉन्ड होना चाहिए। यानी जितने भी लीडर्स हैं उनको जो भी काम करते हैं ना, अपनी नेशन, अपने वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, उनकी बेसिक जरूरियात का ख्याल रखना चाहिए, और मिलकर, यानी अपनी पॉपुलेशन के साथ मिलकर काम करना चाहिए अपने फ्यूचर अपनी कंट्री के फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए। तो इसको हम पढ़ते हैं, फैनन एडवोकेट्स for a leadership that remains deeply connected to the people's needs and struggles. Leaders
should see themselves as a part of the collective effort to build a better future rather than a separate elite class. वैसे तो इस ऐसे के अंदर बहुत अच्छी अवेयरनेस दी गई है कि भाई जो बड़े बड़े लीडर्स हैं ना, उनको जो अपनी ही कंट्री के रहने वाले लोग हैं उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए और कलेक्टिव एफर्ट करनी चाहिए टू बिल्ड अ बेटर फ्यूचर। अपने कंट्री का फ्यूचर बेटर करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए, सबकी कलेक्टिव एफर्ट्स होनी चाहिए rather than a separate elite class। लेकिन हमारे यहाँ आजकल क्या होता है, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं करप्शन करते हैं और खुद को एक सेपरेट एलीट क्लास बना लेते हैं। वो कहते हैं कि हमारा ये छोटे तबके के लोगों से कोई लेन देन ही नहीं है, कोई वास्ता ही नहीं है, वो सिर्फ दिखावे के लिए कुछ थोड़ा बहुत काम करते हैं, बस इनफ। तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लीडर्स को अपने जो मैसेज है, अपने जो पॉपुलेशन है, जो पीपल है, उनके साथ कनेक्शन बना के रखना चाहिए, ठीक है। ये क्लास सिस्टम क्रिएट नहीं करना चाहिए। तो इसकी एग्जांपल है वियतनाम की। हो ची मिन्ह, द लीडर ऑफ वियतनाम स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम फ्रेंच एंड later American intervention, maintain a close connection with the Vietnamese people. His leadership style and policies were rooted in the collective aspirations of the Vietnamese, fostering a strong sense of national unity and identity. Sorry, यहाँ थोड़ी सी वर्ड मिस्टेक हो गई है, ये आइडेंटिटी लिखा हुआ है, ओके। तो ये वियतनाम की एग्जांपल कोट की गई है, किस तरह वहाँ के लीडर्स ने एक पीपल सेंटर लीडरशिप क्रिएट की और अपने जो मैसेज हैं पॉपुलेशन उनके साथ एक कनेक्शन, एक बॉन्ड क्रिएट किया, ठीक है। नेक्स्ट है, ओके, ये हमारी लास्ट स्लाइड है। सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, तो एट द एंड हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेंगे। और नेशनल कॉन्शियसनेस इज अबाउट द प्रोफाउंड एंड मल्टीफेसेटेड प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ नेशनल आइडेंटिटी, ठीक है। क्या है? डेवलपिंग अ नेशनल आइडेंटिटी, लोगों के अंदर नेशनल आइडेंटिटी डेवलप करनी है, ये एक अवेयरनेस देनी है। इन द वेक ऑफ colonialism, Fanon argues that national consciousness is essential for the psychological liberation of the colonized people, ठीक है। लोगों की साइकी के अंदर आजादी लेके आनी है। सबसे पहले जब माइंड सेट, जिस तरह मैंने स्टार्टिंग पे कहा कि हम लोग उर्दू में ये बात करते हैं ना कि अल्लामा इकबाल की शायरी ने सोए हुए लोगों को बेदार किया, उनको जगाया कि भाई उठ जाओ, जो हो गया सो हो गया तुम लोगों के साथ, अब उठो और अपने हक के लिए आवाज उठाओ और एक फोर्स बनकर खड़े हो। एक एक पर्सन के बोलने से, एहतजाज करने से, शोर करने से, रेसिस्टेंट प्रोड्यूस करने से कुछ नहीं होगा, एक यूनिफाइंग फोर्स बनकर उठो। सेम यही चीज फ्रांस फैनन अपने इस एसे के अंदर बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई पहले अपने साइकोलॉजिकल लिबरेशन को ठीक करो, पहले आप मेंटली तौर पर आजाद हो जाओ। ये अवेयरनेस हमें दे रहे हैं और अवेयरनेस उन्होंने हमें, ये पॉइंट्स हमने डिस्कस किए कि इन तरीकों से अवेयरनेस होनी चाहिए, इन पॉइंट्स से होनी चाहिए, ठीक है। Fanon argues that national consciousness is essential for the psychological liberation of the colonized people and successful transition to a post-colonial nation state. This process involves not just political independence. अब इस प्रोसेस में सिर्फ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस इन्वॉल्व नहीं है, बट आल्सो कल्चरल रिजनरेशन, इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी एंड लीडरशिप, ठीक है। इस प्रोसेस के अंदर सिर्फ हमने पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की बात नहीं की, हमने कल्चर को भी टच किया, हमने इकोनॉमी को भी टच किया, हमने लीडरशिप को भी टच किया। हर पॉइंट के हवाले से लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा की है, राइट। दैट इज जेन्युइनली representative and connected to the people. The chapter highlights both the potential and pitfalls of this journey, offering a critical perspective on the challenges of post-colonial nation building. तो आज की ये वीडियो थी हमारी, होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए थी। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से इलैबोरेट कर सके। इसके अलावा फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई पॉइंट मिस हो गया हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और एक बात बहुत ज़रूरी है कि भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, आप लोगों ने वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Thanks for watching.